मैं प्रीतम सिंह इस चंद्रा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे समाजशास्त्र के फैकल्टी जो यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी जीआईसी, जो यूपी जीडीसी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है, उसके लिए भी हर जहां जहां बिहार स्टेट, बिहार 4.0, जहां जहां समाजशास्त्र संबंधित विषय होता है एक पेपर के तौर पे, वहां सबकी तैयारी यहाँ कराई जाएगी। अभी हम लोग कल समाजशास्त्र के इस सीरीज में पढ़े थे सोशल रिसर्च में साक्षात्कार। आज आगे पढ़ेंगे हम प्रश्नावली। आज आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली एक ऐसी विधि है जो तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि है या प्रारंभिक विधि भी कह सकते हैं, जो हमेशा जिसमें प्रश्न अनुसंधानकर्ता द्वारा बनाए जाते हैं, स्वयं बनाए जाते हैं एवं डाक द्वारा या प्रत्यक्षता जाकर उसे उत्तरदाता से भरवाए जाते हैं। जैसे प्रत्यक्षता जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें बंद तरह के या विचार व्यक्त करने वाले प्रश्न नहीं दिए जाते हैं, उसमें बंद प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे कि हम पीजीटी का पेपर देते हैं, वह एक बंद प्रश्नावली है। ऐसे ही जब डाक द्वारा प्रेषित की जाती है तो उसमें विशेषतः दोनों प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि खुली प्रश्नावली भी हो सकती है और बंद प्रश्नावली भी हो सकती है। इसके बंद प्रश्नावली में यह होता है कि आप जो प्रश्न दिए हैं उसी में से उसको चुनना, उत्तरदाता को चुनना होता है, अन्यथा वह उस क्वेश्चन छोड़ते तो नहीं है, कोई न कोई चुन लेते हैं, या क्वेश्चन अगर उनको उनके हिसाब से या असंवेदनशील नहीं लगे या अस्पष्टता नहीं रही, क्वेश्चन में स्पष्ट है, तो वह उत्तर देने में अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और उत्तर दे भी देते हैं। लेकिन खुले हुए प्रश्नों में जो खुली प्रश्नावली होती है उसमें विचार व्यक्त करने के लिए आपको कहा जाता है या व्याख्या करने के लिए कही जाती है। जैसे जब आप देखे होंगे सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है तो मेंस का एग्जाम होता है जो प्रीलिम्स के बाद, उसमें आपसे विचार व्यक्त करने के लिए कहे जाते हैं, जो वह खुली प्रश्नावली का उदाहरण हो सकता है। तो अब हम देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 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 तथ्य संकलन की एक प्रारंभिक विधि है या प्राथमिक विधि है। प्राथमिक विधि है। प्राथमिक विधि है। प्राथमिक विधि है। यह एक प्रकार से प्रश्नों की वह सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं बनाता है। अनुसंधानकर्ता स्वयं बनाता है। स्वयं बनाता है। प्रश्नों की सूची को अनुसंधानकर्ता स्वयं बनाता है। स्वयं बनाता है। इसके बाद प्रश्नों की इस सूची को अध्ययनकर्ता डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास भेजता है। प्रश्नों की इस सूची को अनुसंधानकर्ता डाक के माध्यम से
डाक के माध्यम से उत्तरदाताओं को भेजता है। इसी डाक से प्रेषित की गई प्रश्नावली के लिए गुडहम हार्ट ने कहा था, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लोग वैज्ञानिक रहे जिनका सामाजिक शोध में बहुत योगदान रहा। इसलिए गुडहम हार्ट ने कहा प्रश्नावली को डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली कहा है। इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली कहते हैं। डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली कहते हैं। यह पीजीटी में और असिस्टेंट प्रोफेसर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके आगे अब हम देखेंगे सबसे पहले गुडहम हार्ट की ही प्रश्नावली के बारे में जो परिभाषा इन्होंने दी थी। गुडहम हार्ट ने जो परिभाषा दी थी उसमें कहा था, प्रश्नावली से हमारा तात्पर्य उन प्रश्नों से है प्रश्नावली से हमारा तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है। जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है। जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। इस प्रश्नावली में जब प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो शोधकर्ता उन प्रश्नों को स्वयं बनाता है, एवं इसी तरह से जब वह डाक द्वारा उत्तरदाता के पास उन प्रश्नों को भेजता है तो उत्तरदाता भी उन प्रश्नों को स्वयं भरता है, या स्वयं भरकर उसको डाक द्वारा पुनर्प्राप्ति के लिए शोधकर्ता को स्वयं भेज देता है। यही गुडहम हार्ट ने कहा, प्रश्नावली से हमारा तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रपत्र वही जब हम प्रश्नों को एक चार्ट पे या एक पेज पे जब लिखते हैं, मान लेते हैं कि यह एक पेज हो गया, इसमें हम प्रश्नों को लिखते हैं और इसे अच्छे से लिफाफे में भरकर डाक द्वारा उत्तरदाता के पास हम जब भेज देते हैं तो उस रखे गए प्रपत्र के उस प्रश्न के साथ अगर खुले हुए प्रश्न है, जैसे हमको किसी का विचार जानना है तो उसमें कुछ अलग से पेज भी रखने होते हैं जिसमें वह उत्तरदाता उन प्रश्नों को लिखकर हमें रिटर्न वापस
उस प्रपत्र के साथ, प्रश्न के साथ उस प्रपत्र को भी हमारे पास रिटर्न कर दे या भेज दे। इसके आगे हम देखेंगे गुडहम हार्ट के बाद से बोगार्डस की परिभाषा। बोगार्डस की परिभाषा, बोगार्डस ने कहा था प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई, उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। प्रश्नों की एक सूची है। प्रश्नों की एक सूची है। इसमें बोगार्डस ने इस प्रश्नावली को एक लाइन में परिभाषित किया था कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। इसमें क्यों सूची इसलिए इन्होंने कहा था क्योंकि कभी भी जब हम भेजते हैं तो मान लेते हैं कि यह पेज है, इस पे जब हम प्रश्न लिखकर मान लीजिए एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, चौथा प्रश्न हो गया, फिर पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके जब हम किसी को भेजते हैं तो एक सूची के माध्यम से ही जाता है। जैसे जाता है तो ऐसा लगता है कि एक सूची ही है। इसे ही बोगार्डस ने सूची कहा था। इसे ही बोगार्डस ने सूची का प्रश्नों की सूची कहा था। इसके आगे अब हम देखेंगे प्रश्नावली के प्रकार। इसके आगे हम देखें प्रश्नावली के प्रकार। प्रश्नावली के प्रकार, प्रश्नावली 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। प्रश्नावली 3 प्रकार की होती है। इसमें हम अब देखेंगे इसमें पहला है सूचनाओं के आधार पर। सूचनाओं के आधार पर सूचनाओं के आधार पर। दूसरा संरचनाओं के आधार पर। संरचना के आधार पर। और तीसरा प्रकृति के आधार पर। तीसरा प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर। तीसरा इसमें प्रकृति के आधार पर। अब सूचना के आधार पर इसे लुंडबर्ग ने 4 प्रकार बताए थे। इसमें लुंडबर्ग ने 4 प्रकार बताए थे। चार प्रकार के बताए थे। इसमें पहला तथ्य संबंधी। अभी एक एक के बारे में बताऊंगा। तथ्य संबंधी,
दूसरा मनोवृत्ति या जनमत, और तीसरा, इसमें तीसरा आएगा मिश्रित प्रश्नावली, और चौथा है इसमें चित्रमय प्रश्नावली। चित्रमय प्रश्नावली। अब हम सबसे पहले देखेंगे तथ्य संबंधी प्रश्नावली। लुंडवर्ग ने इसको 4 भागों में बांटा था, सूचनाओं के आधार पर। जो पहला इसमें सूचनाओं के आधार पर था, इस लुंडवर्ग ने 4 प्रकार में बांटा था, जिसमें पहला था तथ्य संबंधी। जैसे कि जब हमें कोई तथ्य संबंधी जानकारी जुटानी होती है या इकट्ठी करनी होती है, जैसे कि आप सुने होंगे कभी कभी न्यूज में चुनाव से पहले आता है ओपिनियन पोल। चुनाव से जो पहले ओपिनियन पोल आता है वह तथ्य संबंधी होता है। उसमें तथ्य जानने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उसमें विचार नहीं होते हैं। वह तथ्य संबंधी प्रश्नावली होती है। इसके बाद दूसरा आता है मनोवृत्ति या जनमत। इसमें जैसे कि चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आता है, चुनाव के बाद जब एग्जिट पोल आता है, जैसे ये न्यूज में भी चुनाव के बाद दिखाया जाता है, जब एग्जिट पोल आता है उसमें जनमत किधर जाता है, या चुनाव में ज्यादातर लोगों का मत क्या है, यह जानने के लिए एग्जिट पोल आता है। उसमें लोगों से ही यह प्रश्न किए जाते हैं कि आपने किन्हें वोट दिया एवं आपने क्यों दिया, यह जानने के लिए किया जाता है। तीसरा है मिश्रित प्रश्नावली एक ऐसी प्रश्नावली है जिसमें दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। इसमें ज्यादातर आप देखे होंगे जब चुनावी मंच लगते हैं तो उसमें लोग कुछ मतलब जब सवाल पूछे जाते हैं तो 2 तरह के सवाल होते हैं। पहला तथ्य संबंधी कि आप मतलब जानना चाहेंगे सरकार कैसी है तो वोट क्यों देंगे। फिर उसके बाद से होता है इसमें जनमत। ज्यादातर लोग उसमें कहते हैं कि हम इस सरकार को वोट देंगे, इस आदमी को वोट देंगे कि नहीं देंगे। उसके बाद चित्रमय प्रश्नावली का सबसे बढ़िया उदाहरण है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है छोटे बच्चे जब उनके छोटे बच्चों के जब किताबों में आप देखेंगे तो उसमें चित्र बनाए जाते हैं, जैसे हाथी का बना दिया या घोड़े का, शेर का, किसी का भी। उसमें फिर नीचे पूछा जाता है उन बच्चों से, इस चित्र को देखकर बताइए कौन सा जानवर है, या मतलब महापुरुषों के चित्र बना दिए जाते हैं। उसमें बच्चों से पूछे जाते हैं कि इसमें बता दीजिए कि यह किनका नाम है या कौन सा व्यक्ति है। तो इस तरह के भी प्रश्न देखे जाते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे संरचना के आधार पर पीबी यंग ने 2 प्रकार के बताए थे। संरचना के आधार पर प्रश्नावली को पीबी यंग ने 2 प्रकार के बताए थे। इसमें पहला था संरचित प्रश्नावली, और दूसरा असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली। इसमें जब संरचित प्रश्नावली की बात आती है, जैसे उसमें एक स्ट्रक्चर होता है कि जैसे मान लीजिए जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो जैसे इसमें हम एक फॉर्म का ही ले सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है एक फॉर्म का, जिसमें जब हम कोई फॉर्म भरते हैं, जैसे अभी एलटी ग्रेड का चाहे किसी भी चीज का जब हम फॉर्म भरते हैं तो वह संरचित प्रश्नावली है, क्योंकि सबसे पहले आपका नाम पूछा जाता है, फिर पिता का नाम, फिर मतलब इसके आगे धीरे धीरे आपके बारे में वह जानकारी इकट्ठी करना चाहता है। तो इससे वह संरचित प्रश्नावली है, क्योंकि उसमें एक स्ट्रक्चर वे में सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जो असंरचित प्रश्नावली है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि हम लोग जब पीजीटी का या यूजीसी नेट का या किसी भी चीज का जब पेपर देते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जो उसमें यूनिट वाइज जो सिलेबस दिया गया है, पहला सिलेबस, पहली यूनिट, दूसरी, तीसरा, चौथा, पांचवा,
तो ऐसे तो है नहीं कि पहले पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो पहले ही यूनिट से आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर मतलब ऐसे ही उसमें प्रश्नों को अनस्ट्रक्चर रूप में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब दाएं से बाएं कहीं भी इसमें प्रश्नों की सूची या प्रश्नावली होती है, उसे असंरचित प्रश्नावली कहते हैं। तीसरा है पद्धति के आधार पर। पद्धति के आधार पर भी प्रश्नावली दो प्रकार की होती है। इसमें किसी वैज्ञानिक ने नहीं बांटा था, लेकिन पद्धति के आधार पर भी प्रश्नावली दो प्रकार की होती है। पहला बंद प्रश्नावली और दूसरा खुली प्रश्नावली। अभी ये मैं बताया ही था, खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली का अभी सबसे एक अच्छा उदाहरण मैं बताया था, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, जो पेपर होता है, तो बंद प्रश्नावली उसका प्रीलिम्स का एग्जाम को हम रख सकते हैं और खुली प्रश्नावली में हम मेंस के एग्जाम को रख सकते हैं। इससे अच्छा उदाहरण अभी मैं नहीं सोच पाया हूं, और एक सबसे अच्छा उदाहरण है जो उसमें हो सकता है। ऐसे ही अब हम अनुसंधान के क्षेत्र में देखें तो मान लेते हैं कि कोई अनुसंधानकर्ता जब जाता है, जब कभी कभी वह बंद प्रश्नावली, जैसे कि उसमें 4 ऑप्शन दे देता है। मान लेते हैं कि कोई प्रश्न पूछा, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, फिर मान लेते हैं कि फिर उसके बाद खुली प्रश्नावली क्या, वो पूछ लिया कि आपको भारत या पृथ्वी कैसी लगती है, इसके बारे में व्याख्या कीजिए, तो फिर आप व्याख्या कर रहे हैं। और अगर ऐसे पूछे कि भारत कैसा है, मान लेते हैं प्रश्न 1, भारत कैसा है, अब मान लेते हैं इसमें ऑप्शन दे दिया, अच्छा, अच्छा, बी दे दिया बुरा, सी दे दिया कुछ कह नहीं सकते, और मान लेते हैं डी दे दिया ए और बी। इस तरह का मान लेते हैं कि दे दिया। तो यह बंद प्रश्नावली, यह बंद प्रश्नावली का, यह बंद प्रश्नावली है। एवं इसका हम एक उदाहरण और देखते हैं खुली प्रश्नावली का। खुली प्रश्नावली का, जिसमें खुली प्रश्नावली का जो प्रश्न होगा, हम मान लेते हैं प्रश्न है, प्रश्न है, प्रश्न है भारत के बारे में, भारत के इतिहास की व्याख्या कीजिए, इतिहास की व्याख्या कीजिए। तो मान लेते हैं कि जब भारत के इतिहास की व्याख्या कीजिए, जब यह प्रश्न आएगा तो यह एक खुला प्रश्न है। और इस तरह के जब हम एक सूची बनाते हैं तो वह खुली प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली के नाम से जानी जाती है, जिसमें आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसी के साथ हम अब आगे पढ़ेंगे, इसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली के प्रयोग की पद्धतियां। प्रश्नावली के प्रयोग की पद्धतियां, प्रश्नावली के प्रयोग की पद्धतियां। प्रश्नावली के प्रयोग की पद्धतियां, इसमें क्या होता है, प्रश्नावली द्वारा सूचना एकत्रित करने की 2 पद्धतियां प्रचलित हैं। प्रश्नावली द्वारा सूचना एकत्रित करने की 2 पद्धतियां प्रचलित हैं। पहला, इसमें पहला है प्रत्यक्ष संपर्क,
और दूसरा है डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली। डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली। जब हम प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब है जब खुद मैं मान लीजिए कि मैं अनुसंधान करता हूं, मैं किसी सामाजिक मुद्दे पर, या यूं कहें कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, पंचायती राज में स्वतंत्र भारत में पंचायती राज में महिलाओं की प्रतिनिधित्व के बारे में हमको जानना है। तो मान लीजिए मैं गया प्रश्नों की एक सूची लेकर या प्रश्न अपना बनाकर स्ट्रक्चर वे में, क्योंकि वहां जब जाएंगे तो प्रश्न हमेशा स्ट्रक्चर वे में होंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट किसी के मतलब पर्सनल लाइफ के या पर्सनल फैमिली के बारे में सवाल नहीं कर सकते, तो उसमें धीरे धीरे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं कि मैं खुद गया प्रश्न लेके और लोगों को इकट्ठा किया, लोगों से मैं जाना और खुद आंसर भरा और खुद उन लोगों को मैं दे दिया, उन लोग अपने हाथों से भरे और मुझे दे दिए। वह प्रत्यक्ष संपर्क होता है खुद से जाकर। और डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली, इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए हमको यहां से मध्य प्रदेश या राजस्थान के बारे में जानना है, तो अब राजस्थान या मध्य प्रदेश जाने में तो समय लगेगा, पैसे का भी खर्च होगा, और हम मानते हैं कि हमको 2-4 दिन 10 दिन के अंदर उस मतलब जानकारी को इकट्ठी करनी है, तो मैं अब उतने लोगों से मिल नहीं पाऊंगा वहां जाकर। तो मैं क्या करूंगा, उन लोगों के पतों पे मैं डाक द्वारा इन प्रश्नों को लिखकर मतलब डाक द्वारा भेज दूंगा और वो लोग भर के और डाक द्वारा ही मुझे रिटर्न कर देंगे, जिससे उनके बारे में मुझे जानकारी मतलब अपने वहां ही जैसे इलाहाबाद में रहते पता चल जाएगा। इसके आगे अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत निम्नलिखित सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जब इन दोनों ही पद्धतियों का हम प्रयोग करते हैं। इन पद्धतियों के अंतर्गत अंतर्गत निम्न सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। सबसे पहला होता है इसमें, सबसे पहला है प्रभावशाली सहगामी पत्र इसके साथ भेजना पड़ेगा, हमेशा याद रहे। अभी बताता हूं सहगामी पत्र किसे कहते हैं। प्रभावशाली सहगामी पत्र। प्रभावशाली सहगामी पत्र इसलिए भेजना पड़ता है क्योंकि प्रभावशाली सहगामी पत्र उसमें होना चाहिए, क्योंकि जब प्रभावपूर्ण अगर प्रश्न नहीं रहेंगे, जैसे कि प्रभावपूर्ण का मतलब क्या है, जब प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे लोगों को लगे कि हाँ यार, हाँ इस प्रश्न का उत्तर देने से या यह जो रिसर्च अनुसंधानकर्ता जो रिसर्च कर रहा है या जिस विषय पर शोध कर रहा है उसका उत्तर हम लोगों का देने से इस समाज में उसके अच्छे प्रभाव दिखेंगे, तभी जाके वह उन प्रश्नों का उत्तर देने में सहजता महसूस करता है। नहीं तो वह उन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देगा और प्रश्नावली का जवाब वह नहीं देगा, वह व्यक्ति प्रश्नावली का जवाब नहीं देगा। इसमें दूसरा है प्रश्नावली को सावधानी पूर्वक भेजना। प्रश्नावली को सावधानी पूर्वक भेजना। जब प्रश्नावली भेजी जाती है या अनुसंधानकर्ता जब प्रश्नों को भेजता है, प्रश्नावली बनाकर जब भेजता है, तो कई बार क्या होता है कि वह जवाबी लिफाफा रखना भूल जाता है। जवाबी लिफाफा जब रखना आप अगर भूल जाएंगे तो उसमें जवाब लिख के वो व्यक्ति देगा कैसे, जिससे जिस उत्तरदाता से आप काम या अपेक्षा रखते हैं कि वह उत्तरों को हमको दे दे, तो जब जवाबी लिफाफा उसमें नहीं रहेगा तो वह नहीं देगा। इसलिए
सावधानी पूर्वक प्रश्नों को भेजना होता है। इसके बाद अब इसमें तीसरा आएगा, तीसरा हम देखेंगे प्रभावशाली प्रश्नावली। प्रश्नावली भी प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रभावशाली प्रश्नावली, प्रश्नावली प्रभावशाली का मतलब जैसे कि जब मान लेते हैं जब हम रिसर्च करते हैं किसी चीज पर, तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए, सामाजिक मुद्दे से जुड़े होने चाहिए, या समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इससे संबंधित होने चाहिए, तभी जाके वह एक उत्तरदाता इन प्रश्नों का उत्तर देता है। अब हम देखेंगे चौथा, चौथा होता है जवाबी लिफाफा अवश्य होना चाहिए। जवाबी लिफाफा अवश्य होना चाहिए। जवाबी लिफाफा अवश्य होना चाहिए। जब तक जवाबी लिफाफा हम अगर नहीं भेजेंगे तो प्रश्नावली जो भेजी गई प्रश्नावली है वह पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जवाबी प्रश्नावली, जवाबी लिफाफा उसके साथ जाना चाहिए। इसके आगे हम देखेंगे, यहां तक समझ आया होगा। अभी तक जो भी पढ़ाया गया है या बताया गया है उससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे, ना ही बने हैं। बनने के लिए एक दो प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो पीवाईक्यू है या प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन है वह इन प्रश्नों वह इस क्लास से पूरे निकलेंगे, पूरे निकलेंगे, पूरे निकलेंगे। इसमें एक शब्द आता है अनुगामी प्रपत्र। अनुगामी पत्र क्या होता है, इसका बहुत कई बार यह सवाल में पूछ लेता है। अनुगामी पत्र, अनुगामी पत्र, या जब हम मान लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होता है उसमें कभी गए तो आपसे मतलब एग्जामिनर कभी पूछ ले कि अनुगामी पत्र क्या होता है। जब रिसर्च किया जाता है तो अनुगामी पत्र कई लोगों मान लीजिए जैसे लोग पीएचडी करते हैं तो अगर इंटरव्यू में गए हैं तो उनसे कभी पूछ ले, उसके दिमाग में उस समय चल रहा हो कि यार इससे हम कुछ ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसको जानता हो या रिसर्च में प्रयोग किया हो, क्योंकि पीएचडी करते समय इन सब चीजों का ही प्रयोग किया जाता है। तो वो आपसे पूछ ले कि अनुगामी पत्र किसे कहते हैं। अनुगामी पत्र को का एक और नाम है अनुस्मारक। इसे अनुस्मारक भी कहते हैं, इसे अनुस्मारक भी कहते हैं। अनुस्मारक का मतलब होता है पुनः याद दिलाना। इसका मतलब होता है पुनः याद दिलाना। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जब अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली को जब उत्तरदाता के पास भेज देता है तो उसमें समय एक डेट लिखा होता है, जैसे डेट फिक्स होता है। मान लेते हैं कि वह पहली बार में 10 दिनों का डेट दिया, उस पर लिखा है कि इस प्रश्नावली को 10 दिनों में दे देना है। प्रश्नावली को वापस करना है, 10 दिनों में प्रश्नावली को वापस भेजना है, भर के भेजना है। मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि उत्तरदाता उस बात को भूल जाता है। वो अब गया, मान लीजिए प्रश्नावली रिसीव किया अपना डाक से और ले जाके मेज पे रख दिया, जहां वो पढ़ता है, लिखता है, जो भी वो काम करता है वहां वो रख दिया। उसके बाद वो भूल गया, 10 दिन निकल गया, उसके बाद भी उसे याद नहीं आ रहा कि मैं किसी का प्रश्नावली लिया हूं या प्रपत्र लिया हूं, प्रश्न लिया हूं, प्रश्नों की सूची लिया हूं जिसे भर के मुझे वापस करना है, वह भूल गया। तब जाके उस स्थिति में अनुगामी पत्र फिर प्रश्न शोधकर्ता जो होता है वह अनुगामी पत्र भेजता है उस उत्तरदाता के पते पे। डाक द्वारा ही ये भी भेजा जाता है। तो अनुगामी पत्र दो प्रकार का दो होते हैं। पहला अनुगामी पत्र, पहला अनुगामी पत्र प्रश्नावली के 14 दिन बाद भेजी जाती है।
विशेषता नियम यही होता है कि 14 दिनों बाद अनुगामी पत्र, 14 दिनों बाद 14 दिनों पर भेजी जाती है। भेजी जाती है। जो पहला अनुगामी पत्र होगा वह 14 दिनों पर भेजा जाएगा। अगर उस स्थिति में भी वह उत्तरदाता उन प्रश्नों को भरकर वापस नहीं अगर भेजता है डाक के माध्यम से, तो फिर दूसरा भी इसमें दूसरा अनुगामी पत्र भेजा जाता है। दूसरा अनुगामी पत्र कुल 21 दिनों पर भेजा जाता है। इसका एक हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अनुसंधान करता हूं और मैं किसी को प्रश्न भेज दिया हूं, प्रश्नावली बना के। तो मान लीजिए कि मैं भेजा हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं भेजा था 1 जुलाई को, 1 जुलाई हो गया। फिर वह जो उत्तरदाता है वह प्रश्नों की सूची को लेके और अपने मेज पे रख दिया, जहां पढ़ता है सोता है जो भी करता है वहां रख के भूल गया कि मुझे इसको रिटर्न भी करना है। वो पढ़ भी लिया कि हाँ हमको 14 दिनों बाद इसे 14 दिनों के अंदर भेज देना है। तो वह क्या किया कि भूल गया। फिर मैं क्या करूंगा कि 14वें दिन मतलब 14 दिन के बाद, तो 1 जुलाई जब लेंगे तो 15 तारीख को मैं पहला अनुगामी पत्र भेजूंगा उसे। पहला अनुगामी पत्र मैं उसे भेजूंगा। पहला अनुगामी पत्र मैं 15 जुलाई को भेज दिया। इसके बाद भी उसको वह इसे 15 तारीख को भी उसे मिल गया, 15, 16, 17 जो भी मतलब मिले उसे मिल गया। उसके बाद वह फिर उसके बाद उसको भी रख दिया। मान लीजिए फिर भूल गया कि एक अनुगामी पत्र आया था कि यार उस प्रश्नों को हमको लिख के रिटर्न कर दीजिए, तो वह नहीं किया। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसके 7 दिन बाद मतलब कि 22 जुलाई को फिर से मैं 22 जुलाई को दूसरा अनुगामी पत्र मैं भरूंगा। दूसरा अनुगामी पत्र मैं उसे भेजूंगा। अगर दूसरे अनुगामी पत्र के बाद भी वह नहीं भेजा उन प्रश्नों के उत्तर को भर के, तो यह मान लिया जाता है कि वह जो उत्तरदाता है उस रिसर्च का या सामाजिक शोध का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, वह उनका जवाब नहीं देना चाहता है, तो हिस्सा नहीं बनेगा। इसके बाद अब हम देखेंगे प्रोफेसर बाउली ने एक प्रोफेसर थे प्रोफेसर बाउली ने प्रश्नावली की 7 विशेषताएं बताई थी। प्रोफेसर बाउली ने प्रश्नावली की 7 विशेषताएं बताई थी। प्रोफेसर बाउली ने प्रश्नावली की 7 विशेषताएं बताई थी। 7 विशेषताएं बताई थी। यह इसलिए जरूरी है, यह 7 विशेषताएं याद होनी चाहिए क्योंकि नेट में प्रश्न पूछा जा चुका है और विशेषताओं से ही प्रश्न नेट में विशेषताओं से या उनकी क्या योग्यता, क्या लाभ है, क्या हानि है, इन्हीं सबसे पूछा जाता है। क्योंकि वह अब तथ्यात्मक प्रश्न एग्जामिनर बनाने कम कर दिए हैं एवं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अब वो लोग ज्यादा बना रहे हैं। तो हम पहला देखेंगे, इसमें तुलनात्मक रूप से प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। सबसे पहला इसमें है जो इन्होंने बताया था कि तुलनात्मक रूप से प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए।
प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। इनका कहने का मतलब था कि जब भी हम किसी शोधकर्ता के पास जब प्रश्नों को भेजते हैं, प्रश्नावली के तौर पर प्रश्नों की सूची को जब भेजते हैं, तो उसमें प्रश्न उनकी तुलना में, मतलब ये नहीं है कि जब हम किसी के बारे में पूछना हो तो मतलब 50 प्रश्न ही भेज दें। तो इन्होंने कहा था कि प्रश्नों की सबसे पहले तो प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया था प्रश्नों के प्रत्युत्तर की श्रेणियां भी कम होनी चाहिए। श्रेणियां भी कम होनी चाहिए। इसका मतलब था कि जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके अनेक उत्तर न हो। प्रत्युत्तर का मतलब होता है कि उनके ज्यादा, एक से ज्यादा, एक या दो से ज्यादा उत्तर मत हो। जैसे अनेकार्थक प्रश्न मत हो, नहीं तो क्या होगा, अनेकार्थक प्रश्न न हो, नहीं तो उत्तरदाता उन प्रश्नों के उत्तर देने में असहजता महसूस करेगा। इसके आगे अब हम तीसरा देखते हैं। इसमें तीसरा है प्रश्न सरल स्पष्ट एवं एकार्थक हो जिससे उन्हें सरलता से समझा जा सके। जिससे उन्हें सरलता से समझा जा सके। सरलता से समझा जा सके। इसका मतलब है कि जब प्रश्न, जैसे कि अब मान लीजिए किसी के बारे में मुझे जानना है, तो अब हम ऐसा मान लीजिए किसी से पूछे, मैं मान लीजिए अनुसंधान करता हूं, तो मैं किसी से पूछा कि अच्छा ये बताइए आप कौन सा विषय पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा समाजशास्त्र। तो अब मेरा इसके बाद अब ये नहीं क्वेश्चन होना चाहिए कि समाजशास्त्र क्यों पढ़ते हैं ना, साइंस नहीं, साइंस क्यों नहीं पढ़ते हैं, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। समाजशास्त्र क्यों पढ़ते हैं, इसका कारण क्या है, ये हो सकता है, इसमें आपको अच्छी चीज क्या लगी, इस ऐसे हो, सरल होने चाहिए। फिर स्पष्ट, जैसे कि स्पष्ट भी हो, उसके बाद एकार्थक हो, उन्हें सरलता से वो समझ सके, उत्तरदाता उन्हें सरलता से समझ सकेगा, तभी उनका उत्तर देने में वह समर्थता दिखाएगा। चौथा है प्रश्नों की भाषा एवं क्रम प्रश्नों की भाषा एवं क्रम प्रश्नों की भाषा एवं क्रम ऐसा हो कि उससे पक्षपातपूर्ण उत्तर की संभावना कम हो। उत्तर की संभावना कम हो। इससे क्या तात्पर्य है कि जब हम प्रश्न पूछते हो तो उसमें भाषा उतने जटिल ना हो या कठिनाईपूर्ण ना हो, क्रम से हो,
जैसे कि जैसे प्रश्न मान लीजिए हम पूछे आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका पता क्या है, उसके बाद हम पूछे कि आप कहां तक पढ़े हैं, क्या क्या किए हैं। ये ऐसा क्रम होना चाहिए। जैसे कि अब ऐसे प्रश्न मत हो, जैसे हम मान लीजिए किसी से पूछे कि आपको भारत कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि भारत बहुत अच्छा लगता है। अब अगला क्वेश्चन ऐसा मत पूछ लें कि भारत क्यों आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता है, तो यह पक्षपात पूर्ण होने लगेगा। जैसे कि जब भी हो तो वह प्रश्न हमेशा पक्षपात पूर्णता न दिखाए। या जैसे कि मान लीजिए जब आप बहुत से लोगों को देखे होंगे, मान लीजिए किसी राजनीतिक रैली में गए तो बहुत से लोग जाते हैं, कई विचारधारा के लोग जाते हैं, कई पार्टियों से जुड़े लोग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब पत्रकार या कोई व्यक्ति पूछता है कि अच्छा बताइए कि आप, मान लीजिए अभी हम भारतीय परिदृश्य में अगर बात करें तो किसी भी पार्टी को लेकर कि आप इस नेता को क्यों वोट देना चाहते हैं, तो बताए ठीक है। तो और प्रश्न करता ही ऐसा ना हो कि उस पार्टी या उस पार्टी विशेष के बारे में या व्यक्ति विशेष के बारे में प्रश्न पूछना या उसके पक्ष में ही प्रश्न पूछना शुरू करे एवं दूसरे की बुराई बात करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा न्यूट्रल होकर ही आप कभी भी एक रिसर्च को, एक शोध को पूर्ण रूप दे सकते हैं। इसमें आप पांचवा हम देखेंगे, प्रोफेसर बावलिया ने जो पांचवा बताया था उसमें बताया था प्रश्न अशिष्टतापूर्ण, प्रश्न अशिष्टतापूर्ण, प्रश्न अशिष्टतापूर्ण एवं परीक्षणात्मक न हो, एवं परीक्षणात्मक न हो। परीक्षणात्मक न हो इसका मतलब है जब भी प्रश्न पूछे जाए तो वह शिष्टतापूर्ण होने चाहिए। जैसे किसी के बारे में, अब हम जैसे मान लीजिए किसी से क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए हम ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए कि अच्छा बताइए आप लोग पागल हैं, आप लोग पागल हैं। मैं ऑप्शन दिया, जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न पूछा, प्रश्न आप बेवकूफ हैं, आप लोग बेवकूफ हैं। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, बस दो ही ऑप्शन है इसमें, दूसरा नहीं। आपके घर वाले जानते हैं, और दूसरा मान लीजिए इसमें मैं दिया, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है। अब क्या होगा कि जब ऐसे प्रश्न, अब आप उत्तर क्या देंगे आपके घर वालों को, क्या आपके घर वाले जानते हैं कि आप बेवकूफ हैं। तो ऐसा तो हो भी आप कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि यह अशिष्टतापूर्ण प्रश्न होगा, क्योंकि फिर ऐसे प्रश्नों का उत्तरदाता उत्तर देना ही नहीं चाहेगा। फिर जैसे मान लीजिए निचला हो गया, क्या आप जानते हैं कि आप बेवकूफ हैं, या किस दिन आपको पता चला कि आप बेवकूफ हैं। बस ऐसे ही मान लीजिए प्रश्न है, तो क्या होता है कि इन सब ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिससे सामने वाले को यह अशिष्टतापूर्ण या घृणित काम लगे। इसलिए और उसका परीक्षणात्मक का मतलब है कि ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछे जाने चाहिए जैसे उसको लगे कि हम मेरे बारे में मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं कि मैं यह कर सकता हूं या कर सकती हूं कि नहीं। फिर अगला इसमें था छठा, फिर इसमें छठा था जहां तक संभव हो प्रश्न एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हों, जहां तक संभव हो प्रश्न एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हों, पुष्ट करने वाले हों। जहां तक हो प्रश्न एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हो, इसका तात्पर्य है जब भी हम प्रश्न पूछें तो जो पहला प्रश्न पूछे तो उसका दूसरा प्रश्न उसी प्रश्न से निकलना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि हम किसी से पूछे
अच्छा बताइए आप क्या खाना पसंद करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हो उसी में से हो जो नकारात्मकता को न लेके आए। ठीक है, आप मान लीजिए कि कोई बताया कि मुझे आम बहुत पसंद है, तो मैं उनसे पूछूं फिर कि आम आपको, आम में भी कौन सा आम आपको ज्यादा पसंद है। तो प्रश्न, एक प्रश्न दूसरे को पुष्ट करता चले, इस तरह के प्रश्न होने चाहिए। फिर सातवां एवं लास्ट इनका था प्रोफेसर बावले का, प्रश्न ऐसे हो कि उचित सूचनाएं स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सके। प्रश्न ऐसे हो कि उचित सूचनाएं उचित सूचनाएं उचित सूचनाएं स्पष्ट रूप से प्राप्त हो, स्पष्ट रूप से प्राप्त हो। स्पष्ट रूप से प्राप्त हो, इसका ये मतलब है कि जब हम ऐसे भी प्रश्न ऐसे पूछें जिनका उत्तरदाता प्रश्न देने में बहुत सी सावधानी एवं सहजता के साथ उस उन प्रश्नों का उत्तर दे। इसके आगे अब यहीं पे आज प्रोफेसर बाउली का जो 7 विशेषताएं थी प्रश्नावली के बारे में वह खत्म हुई। अब हम देखेंगे प्रश्नावली के लाभ। प्रश्नावली के लाभ, प्रश्नावली के लाभ है जिसमें पहला है स्वप्रशासित प्रविधि है। यह स्व प्रशासित विधि है। दूसरा, अभी मैं एक एक के बारे में फिर बताऊंगा। दूसरा, कम व्यय एवं कम समय में। कम व्यय एवं कम समय में। इसमें तीसरा है विस्तृत एवं बिखरी जनसंख्या। विस्तृत एवं बिखरी जनसंख्या के अध्ययन में सुविधा। इसके बाद अब चौथा हम देखेंगे इसमें अधिक गोपनीयता। अधिक गोपनीयता। पांचवा देखेंगे अधिक समय में सूचना देने की सुविधा। अधिक समय में सूचना देने की सुविधा। और छठा है इसमें विस्तृत सूचना देने के लिए अवसर। विस्तृत सूचना देने के अवसर। अब हम एक एक करके इसमें समझते हैं। पहला था स्वप्रशासित विधि। स्वप्रशासित विधि का मतलब है कि जब एक अनुसंधानकर्ता प्रश्नों को बनाता है तो स्व अनुशासन, खुद के अनुशासन से या खुद की नैतिक जिम्मेदारी के तहत वह क्वेश्चनों को या प्रश्नों को बनाता है। ठीक उसी प्रकार उत्तरदाता भी जब प्रश्नों को भरता है, उत्तरों को भरता है, तो वह भी नैतिक जिम्मेदारी मानकर अपनी उन प्रश्नों का उत्तर वह भरता है। इसके बाद कम समय एवं कम खर्च, कम व्यय एवं खर्च कम समय में। क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि अब मुझे जो यूपी के लोग हैं
वह अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी रोजी रोटी या जो भी जिस भी तरह से वो अपना रोजी रोटी चलाते हैं, अपने घर के लोगों का भरण पोषण करते हैं, इसके बारे में मुझे जानना है। तो अब मैं यार मान लीजिए कि इतने बड़े देश में इतने कई राज्य हैं और इतने मतलब जो यूपी के लोग हैं वह कई जगहों पे रहते हैं, तो हर आदमी के पास तो पहुंचना बहुत कठिन है। तो उसमें क्या क्या किया जाता है, मान लीजिए मैं प्रश्नावली बनाया, लोगों का पता लिया और लोगों के पते पे मैं भेज दिया, तो कम से कम खर्च लगा, क्योंकि अगर मैं हर आदमी के पास जाने लगूं तो कितना कितना खर्च लग जाएगा, आने जाने का खर्च, रहने का खर्च, मतलब हर जगह खर्च। फिर कम समय, जैसे मान लीजिए अगर मैं हर व्यक्ति के पास जाने लगूं, हर स्टेट जाने लगूं, यार एक रिसर्च करने में, एक ही प्रश्न का उत्तर जाने में मुझे लगभग मतलब 20 साल लग जाएंगे। तो इसमें क्या है कि और जब मैं प्रश्नावली भेजूंगा तो मिनिमम 1 से 2 महीने। हाँ, यही होता है कि जैसे मान लीजिए मैं 300 प्रश्नों को 300 लोगों को मैं भेजा, उत्तर मान लीजिए मुझे आया 100, यही इसमें होता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी इसमें समय भी कम लगता है, समय कम लगता है। इसके बाद तीसरा होता है विस्तृत एवं बिखरी जनसंख्या के अध्ययन में सुविधा। जैसे मान लीजिए मुझे यही प्रवासियों के ही बारे में जानना हो, तो अब क्या होता है कि मैं खुले प्रश्न लिख के भेज दूंगा कि अच्छा बताइए आप यूपी से हैं, तो क्या कारण रहा कि आप लोग यूपी से बाहर आते हैं, या मतलब पूरे लोगों के बारे में एक खुला प्रश्न मैं भेजूंगा, तो वह लोग अपनी विस्तृत अपना बताएंगे भी, और ज्यादा लोगों के पास में सुविधा भी होगी मुझे जानने में। अधिक गोपनीयता, इसमें क्या होता है कि जब उस व्यक्ति के नाम से भेजा जाता है, जब उस व्यक्ति के नाम से प्रश्नावली भेजी जाती है, तो उसका उत्तर सिर्फ उत्तरदाता ही पढ़ पाता है, अन्य किसी के पास वह नहीं पहुंचता। इसलिए इसमें उस दिए हुए उत्तरदाता के दिए हुए विवरण को या गोपनीयता को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद अधिक समय में सूचना देने की सुविधा होती है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए अब आमने सामने अगर हम संपर्क के माध्यम, प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से उससे प्रश्न पूछ के या प्रश्नों की सूची देकर जब मैं भरवाता हूं, तो वह तत्काल मेरे सामने प्रश्नों का उत्तर देता है, तो समय नहीं रहता है, क्योंकि मैं 2 महीना तो रुकूंगा नहीं प्रश्न के लिए, या एक आदमी से लिए, या 14 दिन नहीं रुकूंगा, अगर मिनिमम 14 दिन भी दूं तब भी नहीं रुकूंगा। तो इसमें क्या होता है कि अधिक समय में सूचनाएं देने की उनके पास अवसर भी होता है, सुविधा होती है, विस्तृत सूचनाएं देने के लिए अवसर। यह हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि विस्तृत सूचना देने में उनके पास समय होता है, क्योंकि जब खुले प्रश्न होते हैं तो उनके पास विस्तृत सूचना देने के लिए अवसर या सुविधा होती है। इसके आगे अब हम देखेंगे इसकी कुछ हानियां भी है। अगर लाभ है, किसी भी चीज के लाभ है तो हानियां भी होंगी, तो ऐसे ही प्रश्नावली की हानियां। इसमें पहला है सभी प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए अनुपयुक्त। अनुपयुक्त, इसका मतलब यह है कि यह प्रश्नावली सिर्फ शिक्षित लोगों के लिए ही उपयुक्त है, अशिक्षित लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके आगे अब हम दूसरा देखेंगे। इसमें दूसरा है गहन अध्ययन की असंभावना। गहन अध्ययन की असंभावना, इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज, मान लीजिए किसी के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में जब मुझे जानकारी अगर लेनी हो, तो मैं उसका गहनता के साथ अध्ययन नहीं हो पाता है, क्योंकि जब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि वहां उस ग्राम पंचायत की जो प्रतिनिधि है वह महिला है, तो उससे फिर उसके पास वह अपनी सूचनाएं देने में, अपने उत्तर देने में असहजता महसूस करेगी।
तो उत्तर देगी ही नहीं। फिर तीसरा इसमें होगा, फिर तीसरा है वास्तविक एकरूपता का अभाव। वास्तविक एकरूपता का अभाव, इसका मतलब है कि जब हम कई लोगों को खुले प्रश्न जब भेजते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं प्रश्न पूछा कि अच्छा बताइए भारत का इतिहास आपको कैसा लगता है। अब हर आदमी के अलग अलग विचार है, उसमें वास्तविक एकरूपता दिखेगा ही नहीं, इसकी समस्या बनी रहती है प्रश्नावली में। फिर चौथा है अनु उत्तर की समस्या। अनुत्तर की समस्या, जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ ऐसे प्रश्न पूछा जिसका उत्तर देने में लोग असहजता महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पूरे प्रश्नावली का ही उत्तर हमको लिख के नहीं भेजेंगे, इसलिए इसमें अनुत्तर की समस्या हमेशा बनी रहती है। इसके आगे अब हम देखेंगे अपूर्ण प्रश्नावली की समस्या। अपूर्ण अपूर्ण प्रश्नावली की समस्या, इसमें क्या होता है, जितने लोगों को हम लोग भेजे, मान लीजिए प्रश्नावली हम 500 लोगों को भेज दिए, तो 500 लोगों में 300 लोग मुझे उत्तर लिख के भेजे, बाकी 200 भेजे ही नहीं, तो यह समस्या हमेशा इसमें बनी रहती है। फिर छठा है जो वो आएगा पक्षपातपूर्ण प्रतिदर्श की संभावना। पक्षपातपूर्ण प्रतिदर्श की संभावना, इसमें क्या होता है कि हमेशा जब, क्योंकि हम सबकी आर्थिक, मान लीजिए हम किसी की आर्थिक स्थिति पूछना चाहते हैं, अब जैसे कि जो यूपी के बाहर जो लोग रहते हैं यूपी के, उनके बारे में मैं सूचना इकट्ठा करना चाहता हूं, तो मैं सबकी स्थिति तो आर्थिक स्थिति तो एक जैसे है नहीं, तो क्या किया, मैं पूछ लिया कि ठीक है आप सभी लोग कारण बताइए, तो क्यों आप यूपी से बाहर जाते हैं, तो उसमें ये लोग अपने अलग अलग, मैं प्रतिदर्श अलग अलग चुन लिया, उसमें स्थिति चुननी थी, मान लीजिए कि जैसे मजदूरी करने वाले लोगों की, नौकरी करने वाले लोगों की, पढ़ाई करने वाले, किसी एक की मुझे चुननी थी, मैं चुन लिया सबको, तो इसमें पक्षपातपूर्णता होती है हमेशा। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं बंद करते हैं। आप जितना जल्दी हो एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। अभी आप देखे होंगे कल 21 तारीख को यूजीसी नेट का रिजल्ट आया, कट ऑफ देखे कितना गया जेआरएफ का, पेपर इतना टफ होने के बावजूद भी अगर कट ऑफ इतना जा रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि पढ़ाई बहुत ही गहन रूप में एवं बहुत गहराई में जाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके लिए हमें अब कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, न कि तथ्यात्मक प्रश्नों की समझ हमें ज्यादा होनी चाहिए। तथ्यात्मक के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसको देखते हुए हम लोग गहनता के साथ अध्ययन करेंगे एवं दिसंबर 2025 के पेपर को क्रैक करने की रणनीति इन 5 महीनों में ही हम लोगों को तय करनी होगी, क्योंकि जितना जल्दी हो आप एडमिशन लेंगे उतना ही जल्दी आपकी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।